कैसे हैं आप सब? मैं सीए गुरु गुप्ता फ्रॉम अन अकेडमी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हमने जो कंप्लीट कर लिया है, दैट इज जो हमारे सेक्शंस कवर कर लिया हमने, दैट इज हमने कवर किया टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, कवर किया इंडिविजुअल डायरेक्टर हो सकता है, ये हमने कवर कर लिया। देन 152(3) कवर कर लिया कि डिन मैंडेटरी होना चाहिए। इसके बाद हमने सेक्शन 164 कवर किया, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देन इसके बाद हमने 167, 168, 169 कवर कर लिया। तो इतना जो हमने कवर कर लिया दोस्तों, उसके हिसाब से हम जो आज देखेंगे दैट इज ये देखेंगे कि जो केस स्टडीज आते हैं एग्जाम में, उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो पूरा फोकस है किस पे, हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स पे है। ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्टेड विद राइट, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, जिसका मैं प्लान वगैरह के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे हमारे आपको लेक्चर्स, पेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, और जिसके लिए आपको अनअकैडमी ने बहुत सारे ऑफर्स दिए हुए हैं फ्रॉम 1 मंथ से लेके 2 इयर्स तक, जिसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, उसके साथ यहाँ पे गुरु सीए करके जो है मेरा कोड है, अगर आप अप्लाई करते हो तो इस अमाउंट में आपको एक्स्ट्रा 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, कैसे आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें। ठीक है, देन उसके बाद वहाँ पे प्लस करके एक फोल्डर आएगा, वहाँ पे आप इसे क्लिक करें और उसके अंदर आपको पेड लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आपको अगर डेमो देखना है तो फ्री कोर्सेस में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आते हो तो आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस के अंदर आप आते हो तो यहाँ पे मल्टीपल गोल्स आपको अवेलेबल होंगे, जो भी आपके क्राइटेरिया में फिट होता है आप उसके हिसाब से आप अपना प्लान जो है सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट, दैट इज हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, वो बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने सेक्शन नंबर 164, 167, 168 एंड 169 कवर किया हुआ है, उसके बेसिस पे हम जो है आपके साथ ये हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, हम आपको एक कुछ क्वेश्चंस हम लाए आपके लिए, और मैं चाहूंगा कि वो क्वेश्चंस आप पढ़ें, समझें। आज हमारा पूरा टाइम इसी पे, क्योंकि देखो क्वेश्चंस किसी भी सेक्शन से रिलेटेड हो, लिखने का तरीका अपना ऑलमोस्ट सेम ही होगा राइट, जो फॉर्मेटिंग होती है केस स्टडी को सॉल्व करने की वो सेम होगा। ठीक है, अब इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे केस स्टडी सॉल्व करना है, व्हाट आर द थिंकिंग, व्हाट आर द इमेजिनेशन, व्हाट कैन बी योर विजन। ठीक है, जिसको आप अप्लाई करके आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ठीक है, अब आप ये समझना इस क्वेश्चन को पढ़ के कि आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलो आज की एक्सरसाइज हम साथ में करेंगे। ओके, नाउ दोस्तों, यहाँ पे जीजी लिमिटेड है कंपनी। ओके, जीजी लिमिटेड कंपनी है, और जीजी लिमिटेड कंपनी शेयर इशू करती है, नॉमिनल वैल्यू है जिसका 10 रुपीज पर शेयर, आउट ऑफ विच रुपीज 5 वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस रुपीज पेबल ऑन कॉल। ठीक है, तो 5 रुपए जो उसने एप्लीकेशन में पे करने थे, 5 रुपए उसने कॉल पे करने थे। ना ये क्या बोल रहा था, कॉल मनी वाज इनवाइटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, बट सम शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग वर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं छोटे छोटे मुद्दों पे आपसे बात करने वाला हूँ। इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेल टू पे द सेम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, explain the status of the director who defaulted in paying call money। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए होगा, और जो आप अपनी थिंकिंग रखोगे उसके हिसाब से, दैट इज कौन सा सेक्शन यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा सेक्शन यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है राइट। सबसे पहला जब भी आप केस स्टडी पढ़ो, सबसे पहला आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि किस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया राइट। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में वो उस सेक्शंस का या तो नंबर मेंशन कर देता है, सेक्शन नंबर डायरेक्टली दे दिया, या तो सेक्शन नंबर, सेक्शन जो होगा उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस के फैक्ट होते हैं, प्रोविजंस के कंटेंट होते हैं, वो यहाँ पे दिए होते हैं राइट। और अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो इसने प्रोविजंस के एक दो फैक्ट यहाँ पे दिए थे। एक तो डिफॉल्ट की बात कर रहा था,
ठीक है। और दूसरा बात कर रहा था कि इसने कॉल फेल्स टू पे है, ये रहा, फेल्स टू पे द सेम विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो यहाँ पे ये जो कॉल मनी था वो पे नहीं कर पाया। आ रहा है बात समझ ले? तो अगर मैं ये दो शब्द यूज करता हूं, कौन सा, डिफॉल्ट एंड फेल टू पे कॉल ऑप्शन, कॉल अमाउंट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सोचो, अब आपके पास सेक्शन आपके अगर दिमाग में नहीं है, आप ये लगता है यार, बच्चा होता है, काफी सारा स्टूडेंट्स होता है जो सेक्शंस को डायरेक्ट को नहीं पढ़ता है, राइट, वो डायरेक्टली केस स्टडी पढ़ लेता है, इसका आंसर ये, बात खत्म। तो शॉर्टकट होते हैं स्टूडेंट्स के, राइट, वो अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि चलो अगर आप डायरेक्टली केस स्टडी पढ़ भी लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप उसका जो डायरेक्ट आंसर भी आपको पता है, ठीक है, हाँ भाई ये फेल्स टू कॉल में था, मैंने पढ़ा था, ओके, इस बुक में ये इसका आंसर आ गया, आपने आंसर लिख दिया, बात खत्म। बट अगर ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 6 मार्क्स का है और आप डायरेक्टली ऐसे आंसर लिख के चले आते हो जिसकी आप प्रॉपर तरीके से रीजनिंग नहीं देते हो, तो आपको फिर ये 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप रीजनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं दोगे, यू विल गेट ओनली 2 to 3 मार्क्स, वो भी आपका अगर आंसर सही है तो, राइट। तो इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि साहब सिर्फ आंसर का पता होना इज नॉट सफिशिएंट, आंसर के साथ साथ, आंसर के साथ साथ वो कौन से सेक्शंस का है, सेक्शंस के प्रोविजंस क्या है, कौन सा रेलेवेंट प्रोविजन इस केस स्टडी में अप्लाई हो रहा है, ये सारी चीजें अपने थॉट में आने से, अपने दिमाग में रहने चाहिए। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब बात ये आती है सर कि इसको प्रेजेंट कैसे करें। तो प्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया 5 चीजें आपको याद रखनी है। 5 पॉइंट में आपके केस स्टडी सॉल्व होनी चाहिए। केस स्टडी जो भी है आप आंसर दोगे वो 5 पॉइंट्स में। नंबर 1, फैक्ट ऑफ द केस। नाउ फैक्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसी को आप समरी में लिख दो, अपार्ट फ्रॉम द ये जो इसने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट। तो आप उसको ऐसे 1 या 2 लाइन में लिखो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट फैक्ट ऑफ द केस। तो यहाँ मैंने बोल दिया जीजी लिमिटेड इशूड शेयर्स एट नॉमिनल व्हेन डायरेक्टर हैज पेड एप्लीकेशन मनी बट कॉल मनी वाज नॉट पेड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। तो मेरे को समझ में आ गया बस कि यहाँ पे कुछ तो भी इसने कॉल मनी जैसी पेमेंट करनी थी वो उसने नहीं किया। तो मैंने बोला इश्यूज क्या था, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा इशू इन द केस। नाउ इशू इन द केस क्या था, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर। तो ये बस ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे इश्यूज था। तो ये आपको 2 चीजें यहाँ पे लिखनी है। देन आप एग्जामिनर को, ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप प्रॉपर तरीके से, आपको सेक्शंस नहीं पता है, ठीक है, सेक्शंस के प्रोविजंस नहीं पता है, तो आप क्या करते हो, आपको भी पता है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप उस चीज को घुमाते हो, उसको घुमाते हो, राइट। घुमाना नहीं है, आपने को क्या करना, सबसे पहले जो आप मान लो जैसे केस स्टडी वगैरह आप पढ़ के आपको पता है इस केस स्टडी का आंसर, डायरेक्टली आप वो आंसर लिख दो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में आप क्या लिख दो, डायरेक्टली आप आंसर लिख दो उसका। तो फाइनल आंसर जो भी है along with the केस लॉ, अगर आपको केस लॉ याद है तो लिखो, केस लॉ अगर नहीं याद है तो लिखने की जरूरत नहीं, बट यस अगर एग्जामिनर ने केस लॉ पूछ लिया है तो आपको फिर वो केस लॉ लिखना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लिखोगे, ठीक है, तो थोड़े बहुत मार्क्स कटेंगे, बट आप गलत केस लॉ मत लिखना, नहीं तो मैक्सिमम मार्क्स उसमें कट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो भी हो आप उसका लिख दो, और लिखने का तरीका देखो क्या होगा दोस्तों, बहुत सिंपल है, जिस जो लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज हुआ है वही लैंग्वेज आपको यूज करना पड़ेगा अपने फाइनल आंसर में। इसने पूछा था स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर क्या, तो आप साफ साफ लिखो स्टेटस ऑफ, और कौन सा डायरेक्टर बोला था इसने, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो आप यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिखो। सिर्फ आप अगर लिखोगे द डायरेक्टर शुड बी डिस्क्वालीफाइड, डायरेक्टर शैल बी, नहीं, इस तरीके से नहीं लिखना। क्या बोल रहा है, अगर वो स्टेटस पूछा है तो स्टेटस वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, फिर उसने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में पूछा तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे आना चाहिए। एंड शैल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालीफाइड, shall be considered as what, disqualified। आप यहाँ पे लिखना चाहो सेक्शन तो आप लिख सकते हो 164। and he shall vacate the office, he shall what, vacate the office, मतलब आप अपना सेक्शन, या मतलब देखो फाइनल आंसर में आपको बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं करनी, आपको प्रोविजंस नहीं लिखना, आपको कुछ भी नहीं, आप सीधा स्ट्रेट में फाइनल आंसर लिख दो। फाइनल आंसर क्या हो गया इसका कि हाँ भाई अगर वो कॉल अमाउंट पे नहीं करता है विद इन द ड्यू डेट तो वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा और उसे ऑफिस से वैकेट करना पड़ेगा। और वो वैकेशन कैसे होगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली। अब देखो यहाँ पे मैंने कितने सारे मेन पॉइंट्स आपको कवर किए। एक तो मैंने बोला स्टेटस होना चाहिए, दूसरा मैंने बोला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिखा होना चाहिए, तीसरा मैंने बोला डिस्क्वालिफिकेशन लिखा होना चाहिए, फिर फोर्थ मैंने बोला वैकेशन लिखा होना चाहिए, एंड फिफ्थ मैंने बोला वो जो वैकेशन है वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, मैंने बताया था। यस और नो। अब आप सोचते होंगे कि सर
हमने तो लिख दिया था डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड, यस। अब आपने वेकेशन नहीं लिखा, आपने वेकेशन लिखा बट ऑटोमेशन नहीं लिखा, राइट? तो आपको यहाँ पे मार्क्स कट होंगे। क्योंकि जब आप आंसर लिखो, ध्यान से समझना, जब भी आप आंसर लिखो उन सेक्शंस के, उन एप्लीकेबल सेक्शंस के क्रक्स जो है वो यहाँ पे एक या दो लाइन में दिखने चाहिए। तो मुझे इससे पता चलेगा कि आपकी जो इन डेप्थ स्टडी है, इन डेप्थ एनालिसिस है सेक्शन को लेके वो कैसा है। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? यस। तो यहाँ पे स्टेटस नॉन एग्जीक्यूटिव से ये समझ में आ गया कि आप प्रोफेशनल हो, ओके, आप बेहतर तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा, आप डिस्क्वालिफिकेशन भी लिख रहे हैं, आप वेकेशन भी लिख रहे हैं, मतलब मुझे पता है कि आपको सेक्शन के बारे में पता है। एंड देन आप जब ऑटोमेटिकली भी लिख देते हो तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि आपको सेक्शन को आपने थोड़ा सा डीप में एनालिसिस किया। इससे क्या होता है, आपकी जो छवि है ना, जो पेपर चेक करता है उसकी नजर में बहुत पॉजिटिव छवि बनती है एंड उसको समझ में आ जाता है कि बच्चे ने बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया हुआ है, राइट? तो अपने को यही दिखाना है कि सर वी आर चार्टर्ड, वी आर सीए स्टूडेंट्स एट फाइनल लेवल। हमें अपना प्रोफेशनलिज्म उनको दिखाना है कि हम कितने बढ़िया तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? यस। तो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। आप यहाँ पे सेक्शन मेंशन करो नहीं करो डजंट मैटर, बट फोर्थ पॉइंट जो आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट। अब मेरे को बताओ, आपका आंसर आ गया ना, अब आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो ना। फोर्थ आता है जस्टिफाई करोगे, तो अब ये बोलते हैं फोर्थ को अगर फाइनल आंसर को आप जस्टिफाई कर रहे हो तो आप कैसे करोगे? तो ये बोलते हैं सर हमारा जो जस्टिफिकेशन वो हमारा प्रोविजन बताएगा। बोले कैसे? बोले प्रोविजन में आप वो चीज लिखनी है जो आपके सेक्शंस में है, मतलब यहाँ पे फेकम फाकी नहीं करना दोस्तों, इस वाले पॉइंट पे फेकम फाकी नहीं करना है, नो फेकम फाकी इज रिक्वायर्ड, राइट? यहाँ पे तो आप एज इट इज सेक्शन के प्रोविजंस कोट करोगे। क्या करोगे यहाँ पे? आप सेक्शंस के प्रोविजन। और अब आप ये जो है ना दोस्तों, ये तभी कर पाओगे जब आपने बैरक पढ़ा हुआ है, ये जब आपको सेक्शंस पता है। मैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा सेक्शन एज इट इज प्रोड्यूस करने की, रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शंस के सिर्फ उस कंटेंट को यहाँ पे लिखो जिससे रिलेटेड केस स्टडी है। तो अगर मैंने बोला है कि ये केस स्टडी फेल्स to make payment of false money है, तो there is no requirement to write down the entire section 164(1), then 164 subsection 2, then 164 subsection 3। no, बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि सर सेक्शन में क्या है, तो सेक्शन में आप क्या लिखना है, उतना ही कंटेंट लिखना है जितना कंटेंट आपकी केस स्टडी से रिलेटेड है। आ रहा है बात समझ में? यस। और अगर आपको केस स्टडी पढ़ के समझ में आता है दोस्तों, तो ये जो केस स्टडी है ये किससे रिलेटेड है आपका, ये किससे रिलेटेड है? सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 1, जल्दी बोलो फटाफट से, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 1 से रिलेटेड है, ये सबसेक्शन 2 से रिलेटेड नहीं था। 2 से रिलेटेड कौन सा था? डिफॉल्टेड वाला था। अरे बात समझ में? यस, जहां पे कंपनी डिफॉल्ट करती, मैंने बताया था। देखो बस यही चीजें अपने को दिमाग में रखनी। अगर आप यहाँ पे सबसेक्शन भी गलत मेंशन कर देते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे। तो आपको बस इतना ध्यान रखते रहना कि ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो निकल रहे हो, साहब इधर पढ़ा उधर भूल गया, इधर पढ़ा वो भूल गया, इधर पढ़ा वो भूलता जा रहा है। नहीं, अपने को पढ़ना भी है, चीजों को रिवाइज भी करना है। कब तक? जब तक चीजें रिकॉल नहीं हो जाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलूं, क्योंकि ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो बार बार आप पढ़ोगे बार बार भूलेंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे पढ़ाई करो कि आपके दिमाग से जाए ही ना, ये जाए इसके पहले आप इसको रिवाइज कर लो। तो इससे आपको देखो क्या होएगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको फिर दोबारा सब्जेक्ट पे टाइम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पता चला आपने आज पढ़ा, 1 महीने बाद अब आप उठा रहे हो तो आपको लग रहा है यार मैंने तो कभी ये पढ़ा ही नहीं, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज आप एक बार अच्छी मेहनत कर लो, पूरा टाइम लगा दो, फिर इसके बाद आप रिवाइज करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कंटेंट पढ़ने के पहले ही आपको कंटेंट जो है वो दिमाग में होंगे। और बार बार आप ऐसा थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाओ, आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा, आप एकदम रिलैक्स रहोगे, राइट? तो इस तरीके से अपने को करना। ओके, सो अब जब मैं ये बात करता हूँ सेक्शन 164 1F की बात करता हूँ, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज F, जहां पे बोला था अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड and not be eligible for appointment as a director of the company if, ये था F वाला पॉइंट। if, ये तो कॉमन था, इतना पॉइंट तो कॉमन था, राइट? यस। if he has not paid any call, ये मैंने बताया in respect of any shares of the
company held by him whether alone or jointly with others, तो joint member और joint shareholder है या single shareholder doesn't matter, and 6 months have elapsed from last date fixed for the payment of the call, तो 6 महीने जो है वो elapse हो चुके हो तभी जाके आप disqualify, मतलब वो payment कुछ भी नहीं करो, disqualify कब होगा, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये अगर ये ड्यू डेट है, इसने यहाँ पे ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है, आ रहा है बात समझ में, यस, एंड 6 मंथ्स जो है वो elapsed हो चुके हैं, तो 6 मंथ्स elapsed होने के बाद इसका डिस्क्वालिफिकेशन आएगा, आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है, यस, यही हमने बताया था बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे इसने बोला एनी शेयर्स मतलब दोस्तों कम ऑन, एनी शेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर दोनों भी कवर है, ठीक है, तो ये जस्ट आपको देखो यहां से ऐसे पता चलेगा, इक्विटी भी आएगा एज वेल एज यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं, तो इतनी तो बात इसने 164 ने कर दी, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस इसने पूछा था कि भाई इसका स्टेटस बताओ क्या होगा, तो अगर आप सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन करके भूल जाते हो, वेकेशन की बात आप नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, तो आपको इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, वेकेशन के भी प्रोविजंस को बताना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 167(1) अगर कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर सेक्शन 164, तो ही हैज टू वेकेट हिज ऑफिस एंड दैट वेकेशन विल कम ऑटोमेटिकली, राइट, द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो वैकेंट हो जा रहा है, राइट, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्रोविजन, तो यहाँ पे आपको अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे तो जो प्रोविजंस में लिखा हुआ है उसे आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो, आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है, यस। अब एनालिसिस की बात आती है, नाउ एनालिसिस में क्या, तो ये जो आपने प्रोविजन अभी अभी बताया एंड जो आपका दोस्तों फैक्ट था, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्वेश्चन, ठीक है, तो अब आपने जो अपना फाइनल आंसर दिया है पॉइंट नंबर 3 पे, राइट, वो किसके बेसिस पे दिया, आफ्टर डूइंग व्हाट, एनालिसिस, तो अब जो आपने आंसर दिया है नंबर 3 पॉइंट पे, उसको आप जस्टिफाई करते हुए क्या कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ पे अब देखो आप उस प्रोविजन को मिला के अपने केस स्टडी को दोनों को मिला के दोनों को कंपेयर करके आप अपना सॉल्यूशन दे रहे हो, वहां पे बोला था कि भाई उसने एप्लीकेशन पे कर दिया बट कॉल पे नहीं किया हुआ है, राइट, तो बताओ स्टेटस क्या होगा, तो ये बोला इन द गिवन केस a non-executive director has failed to pay a call on the shares of the company, तो ये पॉइंट उसने फैक्ट ऑफ द केस से उठा ली, if the call is not paid for 6 months, now ये देखो यहाँ पे अभी ये अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है, बट आफ्टर सपोर्टिंग व्हाट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो ये जो पॉइंट पेड फॉर 6 मंथ्स वाला जो पॉइंट आया हुआ है ये प्रोविजन से आया हुआ है, और ये आप तभी लिखोगे, अरे बात वहां पे तो सिर्फ फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखा था कि उसने पे नहीं किया है, बट प्रोविजन क्या बोलता है कि पे नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तो उसने बोला कि भाई अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कॉल का अमाउंट पे नहीं किया एंड 6 मंथ्स क्या था, elapsed हो गया, कॉल इज नॉट पेड फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम द last date fixed for the payment of the call, he shall vacate the office of director held by him, आया बात समझ, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसको ऑफिस के वैकेट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ही बोला ये वैकेशन ऑफ द ऑफिस जो है वो ऑटोमेटिक भी होगा, दैट इज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल forthwith immediately on expiry of 6 months from the last day of the payment of call, right, vacate the office of director held by him, तो also in such a case he shall be disqualified, तो सिंपल लैंग्वेज में दो चीजें आपको बतानी, 164 एंड 167 अप्लाई करने के बाद हम इसी कंक्लूजन पे, इसी नतीजे पे पहुंचते हैं दोस्तों कि ये जो डायरेक्टर है जिसने कॉल अमाउंट 6 महीने भी बीत गए उसने पेमेंट नहीं किया, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द date of expiry of due date of payment of what call amount, he shall be considered to be a disqualified, clear or not clear, तो ये जो है दोस्तों आपके लिखने का तरीका होगा, आ रहा है बात समझ में, यस, तो अब मैं बार बार तो ये केस स्टडी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू आपको फॉर्मेटिंग बताऊं जिसके थ्रू आप समझ पाओ कि केस स्टडी आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, यस, तो मेरे को आप बताओ कौन से 5 चीजें हैं जो आप केस स्टडी को प्रेजेंट करने के लिए लिखोगे, नंबर 1 फैक्ट ऑफ द केस, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, आपको क्वेश्चन को उठाना है और उसको समझने के बाद उसको 1 या 2 लाइन में आपको कंप्लीट कर देना, देन उस क्वेश्चन में जो उस प्रॉब्लम में उस केस स्टडी में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आपके क्या बन जाएंगे, इश्यूज बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, इश्यूज बन जाएंगे, तो इस केस में तो व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर, तो यहाँ पे स्टेटस क्या था, डिस्क्वालीफाई हो गया
एंड एज अ रिजल्ट उसे क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। देन उसके बाद हमने ये फाइनल आंसर में डाल दिया जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग था। अब ये जो मैं अंडरस्टैंडिंग लाया किसके बेसिस पे लाया, तो प्रोविजंस में आपको डेफिनेटली क्या डालना पड़ेगा दोस्तों, सेक्शन कोड करना पड़ेगा एंड सेक्शन के प्रोविजंस डालने पड़ेंगे, और मैंने यहाँ पे दोनों भी किया हुआ है, राइट। तो एक तो सेक्शन 164 है और दूसरा सेक्शन 167(1) है। तो ये इसने बता दिया कि भाई ये प्रोविजन है रिलेटेड टू दिस फैक्ट ऑफ द केस। ओके, एंड देन फोर्थ में आप क्या करो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग नाउ यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, एनालिसिस में जो है आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जितना भी आपकी अंडरस्टैंडिंग को सब यहाँ पे आप चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेट थ्रू व्हिच यू कैन राइट योर केस स्टडी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो चलिए हम समझते हैं कि आपको ये चीज अगर समझ में आई है, और मैं आपको एज अ रिजल्ट दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ये रहा। आप चलो फटाफट से देखते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। ओके, चलो आगे एक बार इसको पढ़ लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है दोस्तों, मिस्टर अमन इज अ डायरेक्टर ऑफ KAR लिमिटेड। क्या बोल रही है, मिस्टर अमन इज अ डायरेक्टर ऑफ KAR लिमिटेड व्हिच फेल्ड टू रिपे मैच्योर्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, व्हिच फेल्ड टू रिपे व्हाट, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स। चलो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स भी यूज किया हुआ है, ये रहा यहाँ पे KAR लिमिटेड है, KAR लिमिटेड में मिस्टर अमन जो है वो कौन है, डायरेक्टर है। चलो ये हो गया। ओके, देन इसके बाद क्या बोल रहा है, and he has failed to repay matured deposits, repay matured deposits नहीं कर पाया from 1st April 2014 onwards। तो इसने from 1st April 2014 onwards क्या डिफॉल्ट किया इसने, क्या डिफॉल्ट था, repay fails to repay matured deposit, राइट। अब यहीं से आपको क्लिक कर जाना कि अगर ये डिफॉल्ट है तो ये पक्की बात है 164 से आ रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है। पर अब फेल्स टू रिपे डिपॉजिट ये कहां से, 1 से नहीं आया, इस बार कहां से आया दोस्तों, 2 से आया। तो ये 2 आपको दिमाग में रख लेना है। देन इसके साथ 167 चलेगा, यस बिल्कुल 167 चलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये प्रोविजंस यहां पे अप्लाई होने वाला है। आगे बात समझ में। देन इसके बाद एंड द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, मतलब अब ये डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है। तो अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि भाई जो सेक्शंस था, राइट, 164(2) वो कब तक, किस पीरियड तक के डिफॉल्ट की बात कर रहा था, किस पीरियड तक डिफॉल्ट रहेगा, किस पीरियड के बाद उसे डिस्क्वालिफिकेशन होएगा, कब तक उसे स्टिल डिफॉल्ट करने के बाद भी उसे क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको कहां से पता चलेगी, जब आपको सेक्शन 164(2) याद होगा। अगर आपको 164(2) याद नहीं है तो आप ये स्टडी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, देन ठीक है, इसके आगे देखते हैं। बट KAR लिमिटेड इज रेगुलर इन फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स। तो इतना भी मेरे को समझ में आ गया कि मतलब इसमें जो KAR लिमिटेड है, राइट, रिपे मैच्योर डिपॉजिट नहीं कर पाया, बट ये एनुअल फाइलिंग जो है ये रेगुलरली कर रहा है, एनुअल रिटर्न भी ये रेगुलरली कर रहा है। ओके, मिस्टर अमन इज आल्सो डायरेक्टर ऑफ ARG एंड JUN लिमिटेड। ओके, तो ये रहा यहाँ पे, ये जो मिस्टर अमन है ये यहाँ पे भी डायरेक्टर है, यहाँ पे भी डायरेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका भी डायरेक्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। Now ये बोलता है answers the following question with reference to the relevant provisions of the Companies Act. Okay, whether Mr. A is disqualified. Okay, now this is what called as issues. आगे बात समझ, ये जो है ये क्या है, ये issues है पूरे। ठीक है, तो ये दो इश्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या देख ले, फैक्ट ऑफ द केस। देखो यहाँ से तुमको मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। तो फैक्ट ऑफ द केस के लिए मैंने क्या बोलते हैं, राइट डाउन द क्वेश्चंस, राइट डाउन द फैक्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, राइट डाउन द फैक्ट फ्रॉम क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना है, अ डायरेक्टर who possesses the office in what KAR limited, right, but that company has made default in making what, repayment of mature deposits. However, he is very much regular in filing annual return and financial statement. Apart from that, Mr. Aman is also director of ARG limited and JUN limited. Simple, बस this is what called as fact of the case. Issues क्या था, issues ये था, क्या इश्यूज था, ये जो मिस्टर अमन था, राइट, वेदर मिस्टर अमन इज डिस्क्वालिफाइड इन डिफॉल्टिंग कंपनी, सबसे पहला आता है, तो ये आप लिख दो वहां पे, एंड वेदर इज लायबल टू वैकेट लॉसेस। तो वैकेट अगेन आ गया 167 में, डिस्क्वालीफाई आ गया 164 में, बट ये 164(2) आएगा। कैन मिस्टर अमन अपॉइंटेड एज एन
एडिशनल डायरेक्टर इन KAR लिमिटेड। तो अब यहाँ पे KAR लिमिटेड मतलब नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी, उसके अपॉइंटमेंट की बात कर, अगेन ये 164(2) में लिखा हुआ था। ओके तो अब आपको आंसर ढूंढना है कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है किस सेक्शन से रिलेटेड है। कैन मिस्टर अमन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर KAR लिमिटेड आफ्टर गिविंग रेजिग्नेशन, वो रेजिग्नेशन आगे 168। ओ माय गॉड ना, अब यहाँ पे अब आपको समझ में आए। और दोस्तों अब आप समझो, अगर आपने सेक्शन याद ही नहीं रखा होगा तो रेजिग्नेशन का आपको क्या पता चलता कि रेजिग्नेशन का क्या इंपैक्ट होने वाला है, आपको कैसे पता चलता वैकेशन का क्या इंपैक्ट होगा, आपको क्या पता चलता नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी का क्या इफेक्ट होगा। अरे बात समझ, तो जब ये सारी चीजें, जब आप केस सॉरी सेक्शंस आप दिमाग में फिट करोगे तब आपका एनालिसिस बढ़ेगा। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, अगर आप सेक्शन को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हो, स्ट्रेट वे आप पढ़ने की कोशिश करते हो, या कोई डायरेक्टली रेफरेंस बुक उठा के पढ़ने की कोशिश करते हो, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर तो पता चल जाएगा, बट आपकी थिंकिंग, आपका एनालिसिस कभी भी डेवलप नहीं होगा। राइट, तो डेवलप तो तभी होगा जब आप अपना वेयर एक्ट पढ़ोगे। क्लियर है या नहीं क्लियर? चलो आ जाओ देखते हैं। फाइनल आंसर आगे आप लिख लो। मैंने क्या बोला, थर्ड काम क्या कर लो, फाइनल आंसर लिख लो। अगर आपको वहां पे समझ में आता है, केस स्टडी समझ में आ रही है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप आंसर लिख लो। बट इन द केस अगर आपको आंसर नहीं याद आ रहा है, राइट, आपको लग रहा है कि यार मेरा आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप उस थर्ड वाले पॉइंट को फॉर द टाइमिंग के लिए स्किप कर दो, आप डायरेक्टली प्रोविजन पे आ जाओ, दैट इज स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ। ठीक है, तो मैं अब मान लो चलो स्टेप नंबर 4 पे आ जाता हूँ। नॉर्मली मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे सेक्शन 164(2) जो है वो बराबर तरीके से क्लियर है। सेक्शन 164(2) क्या बोलता है, सिंपल लैंग्वेज में पकड़ो कि कंपनी डिफॉल्ट करेगी बट भुगतेगा कौन, डायरेक्टर। ओके, और वहां पे क्या लिखा हुआ था दोस्तों कि जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है वो हो या पास्ट में, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, और कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया होगा, कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया हो, तो जो डायरेक्टर है वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या मैंने बोला, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया हुआ है। किसमें, एंड या तो वो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, या तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है, राइट, या तो वो फेल हो जाती है मैच्योर डिपॉजिट रिपे करने में, या तो उसका इंटरेस्ट पे करने में, या तो डिबेंचर्स पे करने में, या तो उस डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे करने में, या तो डिक्लेयर डिविडेंड को पे करने में फेल हो जाती है, और वो डिफॉल्ट जो है 1 साल तक कंटिन्यू रहता है। क्या बोला मैंने, 1 साल तक कंटिन्यू रहता है। तो इस केस में उसे 5 साल के लिए क्या कर देना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। आगे बात समझ में नहीं आ गया? यस, तो आगे अपन तो इतना क्लियर कर लेते हैं भाई, ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, whether Mr. A is disqualified and if so whether he is required to vacate his office of director in ARJ Limited and JUN Limited as well। तो अब इसके केस में 167 अपन अगर जाके देखें तो 167 बोलता था कि अगर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है तो उसे ऑटोमेटिकली ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, बट अगर डायरेक्टर जो है 164(2) में डिस्क्वालीफाई होता है, ध्यान से समझना, क्या बोला था उसने, 2 में 164(2) में डिस्क्वालीफाई होता है, तो वो डिफॉल्टिंग कंपनी में, ध्यान से समझना, डिफॉल्टिंग कंपनी को वैकेट नहीं करेगा, बाकी जो न्यू कंपनी होगी उसको वैकेट कर देगा। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है भाई डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, राइट। तो आपको क्या लगता है भाई, जल्दी बोलो फटाफट से, डिस्क्वालीफाई है या नहीं है? यस, कम ऑन। अब इतना एनालिसिस दे दिया, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से। इसने क्या बोल रहा है, फेल्स टू रिपे मैच्योर डिपॉजिट फ्रॉम 1 अप्रैल ओके 2014 ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है। ऑनवर्ड्स मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1 साल 2 साल 3 साल, कितना, टिल टुडे, जितना भी आज की डेट है भाई साहब वो डिफॉल्ट किया जा रहा है, उसने रिपोर्ट रिपे नहीं किया, मतलब ये क्या हो गया साहब, ये डिफॉल्ट हो गया। बट एंड द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, ठीक है, बट केआर लिमिटेड इज बट भाई साहब वो तो एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न फॉलो कर रहा है, राइट, फाइल कर रहा है, तो बताओ ये तो डिफॉल्ट नहीं है, तो ये नो डिफॉल्ट है, तो बताओ जरा फटाफट से क्या सेक्शन 164(2) अप्लाई होगा। तो अब आपके दिमाग में आ सकता है, अरे यार अप्लाई होगा कि नहीं होगा, अप्लाई होगा कि नहीं, तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला था, मैंने क्या बोला था, 164(2) क्या बोलता है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, मतलब पहला वाला डिफॉल्ट हो या दूसरा वाला डिफॉल्ट हो, कोई सा भी एक डिफॉल्ट हो जाएगा साहब, हम निपटा देंगे आपको। तो 164(2) बोलता है, जरूरी नहीं कि आपको 1 और 2 दोनों चाहिए, वो क्या बोलता है 1 का, चाहे आप एनुअल रिटर्न फाइल ना करो 3 साल तक, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ना करो कंटिन्यूस 3 साल तक, या तो और लिखा था वहां पे, और क्या लिखा था, फेल टू रिपे डिपॉजिट,
fail to repay interest on deposit, fail to pay redeem debentures, fail to pay interest on debentures, or fail to pay what declared dividend. टोटल ये 7 चीजें थी वहां पे। आ रहा है बात समझ? तो 7 चीजों में से अगर एक भी आप पेमेंट नहीं करते हो या डिफॉल्ट करते हो तो यू विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट डिस्क्वालिफाइड, बट अंडर सेक्शन 164(2). तो मेरे हिसाब से यस, मिस्टर ए इज डिस्क्वालिफाइड। Whether he is required to vacate his office of director in ARJ and JUM। तो अब ये चेक करो, क्या ये डिफॉल्टिंग कंपनी है? नहीं, ये डिफॉल्टिंग कंपनी नहीं है। तो क्या इसको वैकेट करना पड़ेगा? यस बॉस, इसको वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, इज इट पॉसिबल फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ भीष्मा लिमिटेड, क्या बोल रही है, भीष्मा लिमिटेड टू अपॉइंट मिस्टर अमन एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 15th May 2015। नाउ अब यहाँ पे एक चीज और देखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या देखना था? यस, यहाँ पे तो वैसे लिखा हुआ है इसमें डिफॉल्ट कंटिन्यूस है, तो 1 साल से ऊपर मैंने मान लिया, मतलब ये कैसा डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर है तो इसको क्या कर दो? डिस्क्वालीफाई कर दो। बट डिस्क्वालीफाई कहां से होगा दोस्तों? 1 अप्रैल 2014 से नहीं होगा, उसके साथ 1 साल और छोड़ दो आप, तो 1 साल के बाद, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है 1 अप्रैल 2015। तो ये डेट आप चाहो तो वहां पे मेंशन कर सकते हो, assuming today's date is 1 April 2015 and yes this is the date from where his disqualification will be started। और ये कहां तक जाएगा? 5 साल तक जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, ओके। देन इसके बाद, इज इट पॉसिबल फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ भीष्मा लिमिटेड भी कौन है भाई? डिफॉल्टिंग है, नॉन डिफॉल्टिंग है सर? नॉन डिफॉल्टिंग है। डिफॉल्टिंग कौन सी थी? डिफॉल्टिंग तो आपकी KAR लिमिटेड थी, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ भीष्मा लिमिटेड टू अपॉइंट मिस्टर अमन एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 15th May 2015 को? अच्छा, ये डिस्क्वालीफाई कब हो गया दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से। 1 अप्रैल 2014 या 1 अप्रैल 2015? 1 अप्रैल 2015 को डिस्क्वालीफाई हुआ। आ रहा है बात समझ? तो बताओ इस डेट को क्या वो डिस्क्वालीफाई था? यस। अगर वो 1 अप्रैल 2015 को डिस्क्वालीफाई हो रहा है, मतलब इस डेट को जब नई कंपनी उसे अपॉइंट कर रही थी उस समय वो डिस्क्वालीफाई था। और डिस्क्वालीफाई इन कहां था? डिफॉल्टिंग कंपनी। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई, सेक्शन 164(2) बोलता है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई है तो ना ही वो उस कंपनी में, किसमें? डिफॉल्टिंग कंपनी में रीअपॉइंट हो सकता है और ना ही दूसरी कंपनी में अपॉइंट हो सकता है। तो इस केस में ध्यान से समझना, इस केस में वुड यू ओके, इस केस में क्या होएगा? इस केस में भीष्मा लिमिटेड में वो अपॉइंट नहीं हो सकता है। अरे वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर अमन सीज्ड टू बी अ डायरेक्टर ऑफ KAR लिमिटेड बाय रेजिग्नेशन ऑन 1 March 2015? ओहो, 1 अप्रैल को 2015 को वो डिस्क्वालीफाई हो रहा था, राइट? यस, 1 अप्रैल 2015 को वो डिस्क्वालीफाई हो रहा था, ओके। और यस, तो 1 अप्रैल 2015 को क्या हो रहा था? वो डिस्क्वालीफाई हो रहा था, बट उसने फर्स्ट क्या बोल रहा है? 1 मार्च को 2015, मतलब उसके पहले उसने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। अब जब चूंकि रिजाइन कर दिया तो वो सीज्ड टू बी डायरेक्टर हो गया, सीज्ड टू बी डायरेक्टर हो गया। और जब वो सीज्ड टू बी डायरेक्टर हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि उसका डिस्क्वालिफिकेशन कहां से स्टार्ट हो रहा था दोस्तों? 1 अप्रैल 2015, और उसने 1 महीना पहले ही क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। तो वो जो डायरेक्टर था वो डिस्क्वालीफाई होने नहीं पाया, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता था। तो अब वो, ध्यान से समझना, अब वो क्या जो है भीष्मा लिमिटेड में एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? यस, हो सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? ये थॉट प्रोसेस अपने को लाना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखो आंसर्स, अगर अपन देखते हैं
फाइनल आंसर क्या था? मिस्टर अमन इज डिस्क्वालिफाइड, मान गया, एंड कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड इन डिफॉल्टिंग कंपनी और अपॉइंटेड इन नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन 15th May 2015 को नहीं हो सकता। मिस्टर अमन कैन नॉट कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन एआरजे लिमिटेड और जेयूएन लिमिटेड आफ्टर 31st March 2015, नहीं कर सकता कंटिन्यू। आ रहा बात समझ में? गया, क्योंकि 1 अप्रैल से उसका डिफॉल्ट था और 1 साल तक जाएगा, दैट इज 31st March। तो 31st मार्च तक आपको जो करना है आप करो, मुझे दिक्कत नहीं, बट वंस यू डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, आप फिर इस तारीख से जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकते हो। क्लियर? यस। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, इफ अमन इज रिजाइन, हाँ ये देखो आगे, रिजाइन फ्रॉम डिफॉल्टिंग कंपनी ही कैन एस्केप्ड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। आगे बात समझ में? यस, तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो एंड कैन बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन भीष्मन लिमिटेड। Moreover, he can also continue to be director in ARG Limited as well as June Limited. Simple, right? और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूछ रहा है क्या होगा, तो ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में डालना है कि भाई कौन वहां पे जो है डिस्क्वालिफाइड, कौन डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो अपने रिपोर्ट में डाल देगा। whether any of the director of the company are disqualified from being appointed as a director under section 164(2). क्लियर? नॉट क्लियर? देन इसके बाद आपको प्रोविजंस मैंने बताया, तो जो भी आपका आंसर था वो आपने डायरेक्ट आंसर देने के बाद आप अपना प्रोविजंस बताओ। तो प्रोविजंस आपको 164(2) लिखना पड़ेगा, देन 167 लिखना पड़ेगा। ओके, प्रोविजो 2 मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोविजो टू 167(1) में जो दिया हुआ है स्पेसिफिकली 164(2) के लिए, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 लिखने की 167(1) लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं, प्रोविजो टू 167(1) लिखना पड़ेगा एंड देन उसके साथ साथ 168 लिखना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? और अगर आपको लगता है कि मार्क्स जो यहाँ पे और ज्यादा है और इसके साथ उसने पूछ लिया कि भाई रेजिग्नेशन का दैट प्रोसेस लिखो, तो आपको फिर वहां पे जो है रूल नंबर 15 एंड रूल नंबर 16 DIR 11 याद आया हो अगर, एंड DIR 12 ऐसे याद आएगा। DIR 11 DIR 12 फाइल करना पड़ेगा। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस, पक्की बात है, 100% श्योर हूं? यस। सो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना केस स्टडी लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। नाउ दोस्तों, अब यहाँ पे एक केस और कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी था, ठीक है? तो मेरे को लगा 2 तो कवर ही कर लिया, तो एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी थी यहाँ पे जो मैं ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं सीए फाइनल के, जो मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ, राइट? यस। सो ये अगर आप देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबरा सा आदमी ना, एकदम ऐसा टेंशन। चलो देखते हैं एक बार। Mr. Ram is a director of ABC Limited, XYZ Limited and PQR Limited. My God, ठीक है? तो चलो आज अपन अंडरस्टैंड भी करते हैं क्या बोल रहा है। मिस्टर राम जो है वो डायरेक्टर है 3 लोगों का, चल ऐसे समझ लेते। देखो जब भी ऐसी चीज ना समझ में, आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो, बट देखो इसके लिए ना प्रैक्टिस है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं एकदम बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, बट अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट हूँ तो मैं एकदम ये फटाफट करके वो सारी चीजें प्रोविजंस को दिमाग में रख के वो सारा चीजें जॉट डाउन करके अपना आंसर्स में प्रेजेंट कर सकता हूँ। बट ये कब आएगा दोस्तों? व्हेन you do what more and more practice, because practice makes men and women perfect, right? Okay, तो ये बोलते हैं मिस्टर राम इज अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, XYZ एंड PQR। तो एबीसी हो गया, XYZ हो गया एंड PQR लिमिटेड हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस। देन इसके बाद एबीसी लिमिटेड वाज रेगुलर इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स but did not file financial statement for the year ended 31st March। ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ये बात कर रहा है एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड ने क्या नहीं फाइल किया? नो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लिखा है। यस, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। तो 31st March 2014 का, यस। अब मेरे को बताओ 31st March 2014 को उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, बट वो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है। बताओ जरा डिफॉल्ट है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नो डिफॉल्ट। व्हाई? अंडर सेक्शन 164(2) क्या बोलता है?
या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किए या तो आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए। कितने साल के लिए बेटा? 3 साल के लिए, 3 इयर्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस 3 इयर्स के लिए आपने फाइल नहीं किया है, ठीक है, तब जाके डिफॉल्ट में आएगा। बट इसने सिर्फ 1 साल ही बोला। बोले सर वो मैं अज्यूम कर लेता। अरे अज्यूम कर, किधर लिखा है? पिछले केस में लिखा हुआ था ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यूअसली, ऐसा लिखा था वहां पे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। Further, ABC Limited failed to pay interest on oh my god, oh my god, oh my god। अच्छा ये डिफॉल्ट नहीं था, बट और में जब आया तो बोलते failed to pay इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो जरा फटाफट से, अब डिफॉल्ट हो गया कि नहीं हो गया? भाई चलो इसने बोला ना 7 में से कोई भी एक कर लो, तो फेल टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 164 2 में आ रहा है, क्लॉज बी में क्या बोला था? फेल टू पे मैच्योर डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट और डिबेंचर्स और इंटरेस्ट और डिविडेंड, राइट? तो ये डिफॉल्ट में आएगा? नहीं आएगा। क्या मजे ले रहे सर? आना चाहिए ना। अरे बेटा ये डिपॉजिट नहीं है, ये लोन है। रिपे डिपॉजिट वहां पे करो, डिपॉजिट डज नॉट कवर लोन। मैंने बोला था डिपॉजिट का मतलब लोन नहीं होता है। आ रहा है बात समझ में? देखो मैं सपोज मान लो किसी की एजेंसी लेना चाहता हूँ, ओके, मैं एजेंसी लेना चाहता हूँ, तो मैंने उसको अपना डिपॉजिट दे दिया, मैंने एज अ सिक्योरिटी उसको डिपॉजिट दे दी, राइट, जो कि मुझे वापस मिलना है। यस और नो? यस। तो क्या मैंने उसको लोन दिया है? नहीं, मैंने उसको लोन नहीं दिया हुआ है। आया बात समझ में? नहीं आया? यस, वो डिपॉजिट मैंने उसको दिया हुआ है। डेफिनेटली लोन भी उसके लिए लायबिलिटी है, डिपॉजिट भी उसके लिए लायबिलिटी है, बट यहाँ पे जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ना कि वो मेरे से लोन ले रहा है। आ रहा है बात समझ? लोन में क्या फर्क होता है? लोन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लोन को कहीं पे भी यूज कर सकता है, बट डिपॉजिट को वो कहीं पे भी यूज नहीं कर सकता। जैसे ही मैं अपना काम खत्म होगा मैं उससे अपना डिपॉजिट वापस ले सकता हूं, बट लोन तो वो जिस टाइम पीरियड के लिए लिया हुआ है वो तब उसी टाइम पीरियड पे मुझे वापस करेगा। समझ में आया क्या? तो इस केस में लोन था इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो चलो इसने पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं कर पाया, तो ये डिफॉल्ट में नहीं आया। एंड ऑल्सो फेल टू रिपे द मैच्योर डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो, हाँ, ऑल्सो फेल टू पे व्हाट? मैच्योर डिपॉजिट्स। और में आ रहा है फेल टू पे मैच्योर्ड डिपॉजिट, बराबर है? यस। ऑन ड्यू डेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स। तो कब से? फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो यहां पे इसने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। हाँ, इस बार ठीक है। तो बताओ जरा फटाफट से, डिस्क्वालीफाई हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जरा फटाफट से, डिस्क्वालीफाई हुआ कि नहीं हुआ? 164 2 बोलता है चाहे तो ये मत करो, चाहे यहां पे फेल हो जाओ, चाहे यहां पे, ए और बी कहीं पे भी आप एक जगह फेल हो जाओ, मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। पक्की बात है, बट जरा थोड़ा सा शब्द रखना। ये क्या बोल रहा है दोस्तों? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है? मिस्टर राम इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड, ठीक है, ये राम था और राम को प्रपोजल दिया जा रहा है कि आप अपॉइंट हो एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एमएन लिमिटेड। कोई नई कंपनी है, ओके, सो एक नई कंपनी आई एमएन लिमिटेड, ठीक है, तो ये न्यू कंपनी हो गई। ये सब एग्जिस्टिंग थी, बट ये जो थी ये डिफॉल्टिंग कंपनी थी अभी तक आपके हिसाब से, बराबर, और ये जो थी ये नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी थी, ठीक है, और ये भी कौन थी? नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी थी, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, ठीक है, मिस्टर राम इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एमएल लिमिटेड ऑन 1 जून 2018। कब बोल रही है? 1 जून 2018। बताओ जरा 1 जून 2018। बराबर है? और मेरे को आप बताओ क्या 1 जून 2018 को, ओके, एम प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर, तो यहाँ पे वो एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है। बताओ जरा फटाफट से, एडिशनल डायरेक्टर एज इसको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्वेश्चन है मेरा। आ रहा है बात समझ में? इसको एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और आप बोलोगे सर चूंकि ये डिस्क्वालीफाई था इसलिए
ध्यान समझना, जो डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई कितने साल के लिए होगा दोस्तों? 5 साल के लिए होगा। और डिस्क्वालीफाई होने के बाद ना ही वो एग्जिस्टिंग कंपनी में रीअपॉइंट हो सकता है और ना ही नई कंपनी में अपॉइंट हो सकता है, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा अपॉइंट। अच्छा, मैंने बोला भाई साहब समझो डिफॉल्ट कहां पे था? अच्छा ये बताओ आगे, डिफॉल्ट कहां पे था? इस वाले केस में डिफॉल्ट था, बराबर है। बट इस केस में बोलता है जब फेल टू मैच्योर डिपॉजिट हो या इंटरेस्ट हो, ये डिफॉल्ट कब तक चल सकता है? 1 साल। अरे यस और नो? यस, 1 साल तक चलेगा। मतलब इस पॉइंट तक, यहां से लेके इस पॉइंट तक ये क्या है? रिमेन क्वालिफाइड है। रिमेन क्या है? क्वालिफाइड है। भले ही उसने डिफॉल्ट किया हो बट इस 1 साल तक क्या वो क्वालिफाइड होगा? हाँ। फिर यहां से लेके यहां तक 5 साल वो क्या है? डिस्क्वालीफाइड है। अरे यस और नो? सिर्फ डिफॉल्ट का हो जाना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, राइट? उसने बोला था कि ये जो भी डिफॉल्ट है ये कंटिन्यू फॉर 1 ईयर होना चाहिए, कंटिन्यू फॉर 1 ईयर होना चाहिए। और 1 ईयर कब होगा बताओ जरा फटाफट से? अगर 1 अप्रैल 2014 को डिफॉल्ट किया हुआ है तो कब तक होगा दोस्तों? 31 मार्च 2014 तक होगा। यस और नो? 31 मार्च 2017 तक होगा कि नहीं होगा? यस। और ये बताओ ये कौन सा टाइम है दोस्तों? सॉरी 1 अप्रैल, राइट? तो यस 31 मार्च 2018 तक। अच्छा 31 मार्च 2018 तक ये क्या हो रहा है दोस्तों? डिस्क्वालीफाई हो रहा है, सॉरी क्वालिफाइड। उसके बाद क्या है? 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो रहा है। ये कब अपॉइंट कर रहा है दोस्तों? 1 जून 2018 को। कब अपॉइंट कर रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। 1 जून 2018 को अपॉइंट हो रहा है, राइट? तो अगर ये 1 जून 2018 को अपॉइंट हो रहा है तो क्वेश्चन है मेरा, क्या इसे अपॉइंट किया जा सकता है? 1 जून 2018 कहां पे आएगा दोस्तों? यहां पे आएगा। 1 जून 2018 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। सही बोल रहा हूं मैं? यस। तो यहां पे देखो फेल टू पे मैच्योर डिपॉजिट था 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड्स, राइट? और बराबर है। 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड्स एंड 1 साल तक क्वालिफाई हुआ, उसके बाद ये डिस्क्वालीफाई होगा। बट ये अपॉइंट हो रहा था 1 जून 2018 को, मतलब इस पॉइंट पे ऑलरेडी अब वो क्या हो गया था? डिस्क्वालीफाई हो गया। और एक बार ये डिस्क्वालीफाई हो गया, बोलो जरा फटाफट से, क्या 1 जून 2018 को एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर 31 मार्च 2018 जैसे ही आया दोस्तों, उसका क्वालिफिकेशन खत्म हो गया। बट अगर सोचो ये एडिशनल डायरेक्टर इस पॉइंट के पहले अपॉइंट होता, 31 मार्च 2018 के पहले अपॉइंट, क्या ये अपॉइंट हो सकता था? तब ये अपॉइंट हो सकता था। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। Now, ML Limited sought a declaration from Mr. Ram to the effect that the disqualification specified in Section 164 to Companies Act is not applicable in his case. Okay, यहाँ पे I think डेट गड़बड़ हो गया है, सॉरी। फर्स्ट यस मैंने यहाँ पे इसने क्या कवर किया था? 31 मार्च 2018। ओके ओके फाइन। तो इसमें 1 जून गड़बड़ हो गया, ये फर्स्ट आप सपोज मार्च ले लो, 1 मार्च ले लो, ठीक है? तो 1 मार्च मतलब कहां पे आ गया दोस्तों? इसके पहले आ गया, ठीक है? इसके हिसाब से ये जो बोल रहा है, तो 31 मार्च को इसने अपॉइंट कर लिया। तो एमएल लिमिटेड has sought a declaration from Mr. Ram to the effect that disqualification specified in section 164(2) of the Companies Act 2013 is not applicable. Not applicable कब होगा? up to 31 मार्च। अप टू 31 मार्च 2018 के पहले आप कभी भी अपॉइंट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं 31 मार्च नहीं, 1 मार्च 2018, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग व्हाट कंसिस्टेंसी, ठीक है? ओके। नाउ वेदर इट इज इन ऑर्डर टू for him to give the declaration sought by ML Limited in view of the defaults committed by ABC Limited, whether he can continue as a director in ABC Limited, XYZ Limited and PQR Limited. बताओ जरा फटाफट से, whether he can continue as a director in ABC Limited, XYZ Limited and PQR Limited? Yes, क्योंकि अगर ये यहाँ पे अपॉइंट हो रहा है तो ये वेरी मच क्वालिफाइड है, और अगर ये क्वालिफाइड है तो बोलो जरा फटाफट से एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है,
ठीक है, और बाकी के जो अलग कंपनीज है, ये जो कंपनीज है वहां पर भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। बट अगर इस 31 मार्च 8 2008, यस ऑब्वियसली अगर 1 जून को अगर मैं यहाँ पे डेट दिया होता 1 जून होता तो फिर वो एबीसी एक्सवाईजेड एंड पीक्यूआर में नहीं आ सकता था। whether he can seek reappointment when he retires by rotation at the annual general meeting of ABC Limited to be held in September 2018, सितंबर 2018 मतलब यहाँ पे बोल रहा है। और बताओ जरा फटाफट से, सितंबर 2018 क्या इस टाइम पे वो डिस्क्वालीफाई हो गया? यस। तो क्या ये यहाँ पे रीअपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी रीअपॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। What would be your answer if Mr. Ram had resigned from his office of director in ABC Limited on 31st December 2017? मतलब उसने यहाँ पे 31st दिसंबर 2017 को क्या ले लिया? रेजिग्नेशन ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? रेजिग्नेशन ले लिया। और अब बताओ, रेजिग्नेशन अगर ले लिया है तो क्या अब वो कंटिन्यू कर सकता है? यस, कंटिन्यू कर सकता है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अगर मैं 1 मार्च पकड़ के चलूंगा, ध्यान से समझना, 1 मार्च अगर पकड़ के चलूंगा तो कहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। बट अगर मैं चलो इसको भी एज्यूम कर लेता हूं, 1 जून एज्यूम कर लेता हूं, बोलो जरा फटाफट से, क्या अब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? हाँ, अब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि अपने को 1 ईयर याद रखना है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो 31 मार्च के पहले तक अगर कुछ भी होगा वो पूरा का पूरा क्वालिफाइड है, और 31 मार्च के बाद अगर कुछ भी होगा तो क्या वो डिस्क्वालीफाई है? आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो आप यहाँ पे आंसर देखो फटाफट से। यस, आंसर आता है तो पहला यस, मिस्टर राम इज डिस्क्वालीफाइड। यहाँ पे क्या लिखा? मिस्टर राम इज डिस्क्वालीफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, so he cannot be appointed as an additional director of ML Limited on 1 जून को। तो 1 जून को अपॉइंट नहीं होगा बट 1 मार्च को हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली इट इज नॉट इन ऑर्डर फॉर मिस्टर राम टू गिव डिक्लेरेशन टू ML Limited that he is not disqualified। तो आप उसको डिक्लेरेशन नहीं दे सकते कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। देन फिर क्या बोलता है, क्या ये कंटिन्यू कर सकता है? एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड क्योंकि डिफॉल्टिंग कंपनी है तो उसमें कर सकता है। हाँ, डिफॉल्टिंग कंपनी में कर सकता है, सॉरी एबीसी लिमिटेड डिफॉल्टिंग कंपनी में कर सकता है बट यहाँ पे एक्सवाईजेड लिमिटेड में नहीं करेगा, पीक्यूआर लिमिटेड में नहीं करेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? और अगर वो ऑलरेडी वहां पे अपॉइंट हो चुका है तो उसको 167 में उसको ऑफिस भी अपना वैकेट करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? थर्ड, क्या वो रीअपॉइंट ले सकता है दोस्तों? रीअपॉइंटमेंट ले सकता है सितंबर 2018? नहीं ले सकता क्योंकि 31 मार्च को ही राइट वो क्या हो गया दोस्तों? डिस्क्वालीफाई हो गया था। फोर्थ वाला पॉइंट बोलता है, क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है अगर वो रिजाइन कर लेता है? यस, तब वो रीअपॉइंट भी हो सकता है और उस केस में दोस्तों उसको कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तो वो एडिशनल डायरेक्टर भी एमएल लिमिटेड में अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, और उसे एबीसी लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड, एक्सवाईजेड लिमिटेड में ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एबीसी में तो आएगा नहीं क्योंकि एबीसी में तो उसको वैकेट करने की जरूरत भी नहीं है। बट जो पीक्यूआर लिमिटेड है, एक्सवाईजेड लिमिटेड में वैकेट हो रहा था राइट, अब उसको वैकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उसे रीअपॉइंट करना है एबीसी लिमिटेड में तो भी आप रीअपॉइंट कर सकते हो। आ रहा है बात समझ में? तो ये जो है आपका दोस्तों इश्यूज, सॉरी फाइनल आंसर्स, तो ये आपका फाइनल आंसर्स बिल्कुल ऐसे आ जाएगा राइट। बट फाइनल आंसर देने के लिए उसमें आप देखो ना, डायरेक्टली मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बट ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आ रही है बिकॉज ऑफ किसमें आ रही है दोस्तों? 164 टू 167 एंड 168 आ रही है राइट। तो एक एक लाइन के जो बेसिक प्रोविजंस है उसके आपको वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोविजो 2 सेक्शन 167 1 आएगा एंड 168 आएगा। क्लियर? एंड देन इसके बाद आप पूरा एनालिसिस दोगे राइट कि प्रोविजन ये कहता है, केस स्टडी ये है। यहाँ पे आप अपनी पूरी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लैंग्वेज में, दो चीजें चाहिए बस यहाँ पे, क्या? आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड आपकी ओन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपको बेयर एक्ट लैंग्वेज या लीगल लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। तो एनालिसिस में आप अपनी लैंग्वेज के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट कर दोगे, मैच कर दोगे कि प्रोविजन और आपका फाइनल आंसर आपकी एनालिसिस के हिसाब से है, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों आपको आंसर प्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अपना ये वाला सेशन कंप्लीट करना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ अब आऊंगा क्या
क्वेश्चन सेक्शन लेके सेक्शन 149 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, जहां पे हम आपको ये बताएंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, कितनी कंपनीज में वो डायरेक्टरशिप एज अ डायरेक्टरशिप अपॉइंट हो सकता है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कितने तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करने की जरूरत पड़ती है, उनके कौन कौन से अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, और इसी के साथ हमारा फिर ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप हमें इजाजत दें। नमस्कार, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारा जो ये चैनल है अनअकैडमी, राइट, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको कैसा लगा लेक्चर ये हमें बताइए, और जो भी इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह है दोस्तों वो आप वहां पे डाउनलोड भी कर सकते हो एज अ पीडीएफ। ठीक है, तो बस इसी के साथ इजाजत दें। थैंक यू सो मच, और ध्यान रखिए दोस्तों हमारा जो रेफरल कोड है दैट इज गुरु सीए, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो हमारे लेक्चर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू सो मच।